जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस के डर को हमें हटाना है। कैलकुलस का जो बेस है वो है हमारा फंक्शन। अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझ जाते हो तो कैलकुलस का डर खत्म हो जाएगा। और अगर आप कैलकुलस अच्छे से कर लेते हो, बिल्कुल बेसिक से जो कंसेप्ट कैलकुलस का है उसको अगर आप बेहतर तरीके से कर लेते हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कैलकुलस पढ़ाऊंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कैलकुलस का बेस जो है वो फंक्शन है, तो फंक्शन अगर आप सीख लिए अच्छे से तो आपका कैलकुलस इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम ग्राफ का भी यूज करेंगे। कैलकुलस से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है, और उसमें अगर आप अच्छे से कैलकुलस पढ़ते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन बेस है इसका। फंक्शन अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका कैलकुलस बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखिए, फंक्शन जैसे ही फंक्शन आप कॉल करते हैं, ठीक है, यहां पे फंक्शन जैसे ही कॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में आता है कि फंक्शन मतलब कि कोई मशीन है। क्या फंक्शन करता है? हम फंक्शन कर रहे हैं, आप फंक्शन कर रहे हैं, ये सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन क्या है? एज लाइक अ मशीन, है ना, जिसमें अगर हम इनपुट डालते हैं, प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है। आईपीओ सिस्टम, कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ सिस्टम। इनपुट आता है, प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एज लाइक ए मशीन। और हमें यहाँ पे इनपुट जो हम लोग फंक्शन में डालते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और जो हमें आउटपुट मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, तो दो टाइप का यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है। एक होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और दूसरा होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में मैं बता दूं बेटा, ये फंक्शन होता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉट फंक्शन। तो भाई इसका नाम क्यों पड़ा? तो जब इसको ब्रेक करते हैं हम तो हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन देता है, और इस सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें इमेजिनरी टाइप का कोई चीज नहीं होता है। कभी भी ये डिफाइंड होगा तो रियल के लिए डिफाइंड होगा, इमेजिनरी के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर आप फंक्शन के डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए तो आपको मैं सिक्योर करता हूं कि आप फंक्शन को समझ जाएंगे। और अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप जो है, आप अगर फंक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पूरे कैलकुलस को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जो है इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन के डेफिनेशन में आपको देखिए यहां पे दो सेट्स लेना पड़ेगा, और दो जो सेट्स है वो आपका अभी नॉन एम्प्टी सेट है बेटा। ये अभी एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट है तो हम क्या फंक्शन करेंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता है फंक्शन करने का। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ठीक है, अब जब दो नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने तो यहां पे एक हमें रूल बनाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ एसोसिएट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एफ जो है एक रूल का काम करता है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ एसोसिएट करवाता है। तो देखिए यहां पे x का एसोसिएशन मान लो हमने 1 के साथ करवा दिया, y का 2 के साथ करवा दिया, z का 3 के साथ करवा दिया। अब यहां पे डेफिनेशन में कंडीशन होता है कि सेट ए जो है ये डोमेन का सेट होता है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, इसमें एलिमेंट खाली रह सकता है। तो इसी चीज को मैं अब लैंग्वेज के फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं। क्या? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहां पे हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिया, एंड एफ इज अ रूल। एफ यहां क्या है? एक रूल है, एफ इज ए रूल। ठीक है, तभी हम एसोसिएट करवा पाएंगे।
जो रूल क्या कहता है, विच एसोसिएट्स each and every element of set A। अब देखिए ये आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखिए यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन में ही है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब ये यूनिक क्या है, तो देखिए यहां पे यूनिक जो है ये अब समझना जरूरी है। तो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ फंक्शन है ए टू बी। इसका मतलब ए जो है ये आपका डोमेन का सेट है और बी जो है ये कोडोमेन का सेट है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं यूनिक को लेकर के। तो ये यूनिक का मतलब है कि अगर सेट ए का दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो वो यूनिक एसोसिएशन होगा। अदरवाइज अगर एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट कर रहा है इस तरीके से, जैसे x1 है यहां पे और यहां y1 y2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो ये यूनिक एसोसिएशन नहीं होगा, नॉट यूनिक। ठीक है, अगर x1 x2 दो एलिमेंट अगर आपका y1 के साथ एसोसिएट कर रहा है, दो एलिमेंट डोमेन का अगर किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो दिस यूनिक एसोसिएशन, दिस इज नॉट कॉल्ड यूनिक एसोसिएशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद में इसको हम जानेंगे कि इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं और यही फंक्शन जो है ये है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए आप, क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया? कोई डाउट है डेफिनेशन में तो आप बता सकते हैं मुझे। चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें डेफिनेशन क्लियर हो गया, हमें फंक्शन क्लियर हो गया, है ना। आगे देखिए, अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का है और कौन सा मल्टी वैल्यूड फंक्शन का है। हमने सेट ए ले लिया और यहाँ पे सेट बी ले लिया, ये हमने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे ले लिया हमने 2 4 6 8। अब इसको हमने ऐसे एसोसिएट करवा दिया। ठीक है, ये एसोसिएशन हमने करवा दिया। तो देखिए यहां पे यूनिक एसोसिएशन हो रहा है, दो चीजें, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहां पे सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं और ये यूनिक एसोसिएशन है। इसमें यहां पे बच सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब देखिए इसमें आपको जो मैंने बताया कि ये डोमेन का सेट है और ये कोडोमेन का सेट है, तो रेंज क्या हो गया भाई? तो रेंज जो है यहां पे जो एसोसिएट हो रखा है, ये जो एसोसिएट हो रखा है 1 2 3, ये आपका रेंज का सेट है। तो कह सकते हैं हम कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। रेंज क्या होता है? रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, तो यहां पे एलिमेंट खाली रह सकता है लेकिन यहां पे एलिमेंट खाली नहीं रह सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन। दिस वन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब यहां देखिए सेट ए ले लिया हमने, यहां पे हमने सेट बी ले लिया। अब ये फंक्शन एफ है, यहां पे हमने लिया ए बी सी, यहां ले लिया 2 4 6 8। अब एसोसिएशन कुछ इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया और इसको इससे एसोसिएट करवा दिया। तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं कि अच्छा सर ने बताया था कि ये सारे एसोसिएट होना चाहिए, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये नॉट यूनिक, यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन नहीं है, ये
आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और भी हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने सेट ए ले लिया, ये हमने सेट बी ले लिया। अब देखिए यहां पे हमने ले लिया P Q R S, यहां ले लिया 1 2 3। अब देखिए यहां पे बच गया एक एलिमेंट, तो फंक्शन के डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। चलिए अब आपको मैं इसका ग्राफिकल डेफिनेशन बताता हूं फंक्शन का। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होता है बेटा, कैसे हम ग्राफ से फंक्शन के डेफिनेशन को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ग्राफ यूज करूंगा मैं, ठीक है। और ग्राफ अगर एक बार आप लर्न कर लिए, सीख लिए, तो आपका फंक्शन जो है वो इजी हो जाता है। देखिए मैं यहां पे दो ग्राफ ले रहा हूं, एक ले रहा हूं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक ले रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये पैराबोलिक है, पैराबोला के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो जब y का पावर इवन होगा तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा किसके, x एक्सिस के, ठीक है। क्योंकि y का वैल्यू -1 रखेंगे या 1 रखेंगे तो आपको 1 देगा x का वैल्यू, तो ये किसके सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस के। और अगर आप x का वैल्यू इवन लेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा y एक्सिस के। तो ध्यान से देखिएगा इसमें से कौन सा जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और कौन सा जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो यहां पे इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं x का वैल्यू x1 ले लिया और यहां पे x2 ले लिया, तो यहां पे y का 2 वैल्यू मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा यहां पे y का 2 वैल्यू मिल रहा है, तो x के एक वैल्यू पे y का 2 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये हो जाएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं, x के एक वैल्यू पे हमें y का एक ही वैल्यू मिल रहा है। अब देख लीजिए कहीं भी आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, तो जब x के एक वैल्यू पे y का एक वैल्यू मिल जाए तो ये यूनिक एसोसिएशन होगा, ठीक है, यूनिक एसोसिएशन होगा। और इसका मतलब यह है कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा या रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल मैं ग्राफ से डेफिनेशन को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन को जब हम ब्रेक करते हैं, तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा ±√x। अब यहां पे दो फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू √x और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू -√x, और दोनों का ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहां पे मैं इन दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, देखिए, एक y इक्वल टू √x का ग्राफ ऐसे बना और y इक्वल टू -√x का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब यहां पे जो आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ग्राफिकल डेफिनेशन, कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और देखो कि एक ही जगह पे कट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों जो है अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन गया, ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन गया और ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन गया। तो इसीलिए इसका नाम जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन पड़ा, कि जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहां पे दो या दो से अधिक सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिलता है। ये इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो देख लीजिए एक बार, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम यहां पे आपको कुछ ग्राफ दिखाऊंगा, यहां पे मैं कुछ ग्राफ दिखाऊंगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और कौन सा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। देखिए मैंने एक ग्राफ ले लिया, यहां पे इस तरह से एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है। एक ग्राफ हमने ले लिया इस तरह से, एक ग्राफ हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है, एक ग्राफ हमने ले लिया इस तरह से। यहां पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कौन सा
मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो देखिए यहां पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, एक इनपुट पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। यहां पे कहीं भी आप देखिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं भी आप देखिए यहां पे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो बच्चे क्लास 12th पास हो चुके हैं उनको पता होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। जो फंक्शन कहीं पे मिनिमम नहीं दे रहा है, कहीं पे वो बिल्कुल इंक्रीज करता चला जा रहा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और जो फंक्शन डिक्रीज करता चला जा रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब कोई ये कह सकता है कि सर ये तो इधर से इंक्रीज कर रहा है, नहीं, इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम दे रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और ये जो है साफ दिख रहा है ये कैसा फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो ये होता है आपका ग्राफिकल डिफिनीशन कि अगर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये मोर देन वन पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रही है तो क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। और नहीं समझ में आया तब भी आप कहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए, फिर से इसको समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए यहां देखिए, अब यहां पे एक चीज होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। यहां x जो है ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब आप x का वैल्यू पुट करेंगे तभी आपको y का वैल्यू मिलेगा। आप याद कीजिए क्लास 9th 10th में आप पढ़ते थे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहां पे आपको वैल्यू निकालना होता था f1 का f2 का। तो ये जो 1 2 है ये x का वैल्यू है, और जो आपको मिल रहा है x का वैल्यू ये y का वैल्यू है। तो यहां पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इसको ऐसे समझिएगा कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। पाई तो कांस्टेंट है यहां पे, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। तो रेडियस जो है यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहां पे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। टाइप ऑफ फंक्शन में दो टाइप का हमें फंक्शन पढ़ना होता है। एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा होता है आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू n इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन हो गया। अब यहां फंक्शन, तो इसको आप किससे
डिनोट कर दो एफ एक्स से। तो एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू एन, ये होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कंडीशन होता है वही कंडीशन यहां पे अप्लाई होगा। एन शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। यहां पे एन नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। a1 a0 a1 a2 अप टू एन क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। अब यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। इसी तरह से क्यूबिक फंक्शन है ना, वाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे कुछ ले लिया, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा, ये आगे आपको बताऊंगा इरेशनल फंक्शन, तो नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे डोमेन रियल नंबर होगा, x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है, जो x का वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो डोमेन रियल नंबर होगा। और देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, तो यहां पे रेंज भी आपको क्या मिलेगा, रेंज, आप जब डोमेन रियल लेंगे तो रेंज भी रियल मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि फंक्शन, अगर आपको कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना है तो फंक्शन को यहां से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगा और आप 25 से 30 क्वेश्चन को बिल्कुल श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है आपको कैलकुलस पढ़ने में, और एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करते हुए मैं चलूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बाद पोलिनोमियल का एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये बहुत यूज होता है फंक्शन में, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड का आपने नाम सुना होगा, तो वो आपका परिचय बताता है, आपका आइडेंटिफिकेशन बताता है। तो यहां पे कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका आइडेंटिटी मतलब कि आपको जो इनपुट लेना है वही आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स से। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ आपको हर एक फंक्शन का मैं बताता चला जा रहा हूं जिसका ग्राफ पॉसिबल है। तो ये y इक्वल टू एक्स है, देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, और जिसका डोमेन देखिए आप, डोमेन यहां पे देखिए कहीं ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी रियल नंबर होगा। तो जब फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो और रेंज भी रियल नंबर हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, वो कहीं ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा चीज आपको बता दिया जो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब आप लोग ये चीज पढ़े होंगे अलजेब्रा में, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और x इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा यही फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो देखिए ये x एक्सिस, y एक्सिस, और हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया x एक्सिस का।
और ये डिस्टेंस हमने k ले लिया। तो देखिए इस लाइन को हम कहेंगे y इक्वल टू k, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस तरह से कोई भी x का वैल्यू ले रहे हैं तो y का वैल्यू तो हमें सेम मिल रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा बेटा, डोमेन तो रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज जो होगा वो हमें वही कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, यानी कि k दे देगा। और ये इस तरह से आप इसका डोमेन एंड रेंज याद रख सकते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, आपका फंक्शन सोल्व करके कोई कांस्टेंट दे दिया, जैसे मान लो एक जस्ट फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू हमने एक से साइन स्क्वायर एक्स ले लिया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया, ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपसे 2025 आने वाला है, एफ 2025 का वैल्यू पूछ लिया, तो ये तो 1 दे रहा है ना, तो एफ 2025 भी 1 देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इनपुट लेंगे, चाहे एफ अनंत ले लें, इनफाइनाइट ले लें, वो भी 1 देगा। तो आई थिंक ये दोनों डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो टाइप है नेक्स्ट, वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में यहां से क्वेश्चन रैशनल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड आता है। तो रैशनल फंक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, पोलिनोमियल तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो रैशनल फंक्शन है, जैसे आप लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर जैसे ही बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे बोलते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स। तो उसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया px रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन होता है रैशनल फंक्शन का। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर हमने ले लिया x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, तो ये एक एग्जाम्पल है रैशनल फंक्शन का। अगर आपसे कहा जाए कि ये फंक्शन कहां डिफाइंड नहीं होगा, तो क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 दे देगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन जो है ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है, लेकिन 3 के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो R फॉर रियल नंबर में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए डोमेन क्या हो जाता है इसका, रेंज तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डोमेन पे। तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस जहां px qx क्या हो रहा है 0, उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, या हम कह सकते हैं रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर जहां 0 हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आपसे कह रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, अगर आपसे इसका डोमेन पूछ रहा है तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 कहां दे रहा है, इसका रूट क्या है, इसका रूट होगा 3 और 4, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस, अपने रूट पे 0 देता है तो r में से क्या माइनस हो जाएगा 3 और 4, ये माइनस हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैशनल फंक्शन है। इसके बाद आपको पढ़ना है इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन देखिए, इरेशनल फंक्शन में कुछ खास नहीं है, इरेशनल फंक्शन में आपका जो फंक्शन का जो वेरिएबल होता है उसका पावर आपका रेडिकल हो जाता है, यानी फ्रैक्शनल हो जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, एफ एक्स इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो ये इरेशनल फंक्शन हो जाएगा,
एफ एक्स इक्वल टू अगर x माइनस 3 का पावर 2/3 अपॉन x माइनस 1 का पावर 1/3 ऐसे दिया हुआ है तो ये इरेशनल फंक्शन में आता है। ठीक है, तो देखिए आज आप इंट्रोडक्शन था फंक्शन का, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताया, टाइप ऑफ फंक्शन, ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बताया। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बाद मैंने आपको ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बताया। उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन बताया। तो कितने टाइप का फंक्शन हमें पढ़ना है? तो हमें 2 टाइप का फंक्शन यहां पे पढ़ना है, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और एक और फंक्शन है, उसको हम लोग कहते हैं सम स्पेशल फंक्शन, जिसमें आपका मॉडुलस फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, सिग्नम फंक्शन आएगा। तो आगे जो हमारा क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में भी बता दूं मैं क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको मैंने पूरा बता दिया, उसमें मैंने डोमेन रेंज सब बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसको तो मैं स्किप करूंगा यहाँ पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, इनवर्स फंक्शन पढ़ाने के बाद। तो आगे का जो आपका क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक एक क्लास को, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एक एक क्लास को आप देखिए और उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,